खरीदते रह जाएंगे, भाजपा से पैसा कमाते रह जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन वोट एक एक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोट है वो इंडिया गठबंधन के साथी के पास जाएगा, किसी दलाल के पास नहीं जाएगा। देखिए सीट तो जरूर बच जाता है, लेकिन हमारे पास भी एक प्रयोज्यता है, हमारा वोट तटस्थ और हमारे साथ हैं। सवाल लग गया उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के, तो उपेंद्र कुशवाहा जी जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ गद्दारी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको मंत्री बनाया था, उनको छोड़ के आए थे। मुकेश सहनी जी को भाजपा ने मंत्री बनाया, बाद में उनके पार्टी को ही खा गए, तो उनको भाजपा ने धोखा दिया। एक जीतन राम मांझी जी हैं जो बेचारे लाचार दिख रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जहाँ जीतन राम मांझी हैं वहीं मुबारक हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी और मुकेश सहनी जी की कोई प्रासंगिकता इस देश में, इस राज्य में, इस जनता के पास नहीं है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी 3, 4, 5 सीट मांगते थे पिछले बार, इसमें एक सीट पर समझौता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से तैयार है। वो भी लगता है कि वो अपने सिंबल पे लड़ेंगे या भाजपा के सिंबल पे लड़ेंगे या जेडीयू के सिंबल पे लड़ेंगे, वो भी उनका तय नहीं है। मुकेश सहनी जी का वही हाल हो रहा है कि यहाँ हम 3 सीट पिछले बार दिए थे, अब वो एक सीट पर कहीं समझौता कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को औकात में रखा है। तब जबकि हम लोग रखते थे तो सम्मान देते थे। बिहार की राजनीति इन दिनों लगातार उबल रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार में जो लगातार सियासी हलचल है वो बढ़ती नज़र आ रही है। खास करके एनडीए के घटक दलों में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, पेच था, वो सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो पेच है वो कब सुलझेंगे, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजेश राठौर जी, कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता हैं। राजेश जी, कैसे देख पा रहे हैं इंडिया गठबंधन में अभी तक मामला जो है वो पेच फंसा हुआ है, सीट कहां से कौन लड़ेगा तय नहीं हुआ, कितने कितने सीटों पर लड़ी जाएंगे। एनडीए गठबंधन में लगभग जो पेच फंसा था, चाचा भतीजा हो, तमाम सीटों को लेकर के अब लगभग पेच सुलझ गया है। देखिए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में एक व्यापक अंतर है। एनडीए गठबंधन को मात्र एक सीट बांटना था, उनको 40 में से 39 सीटें सिटिंग थी, और इंडिया गठबंधन में एक सीट सिटिंग है, हम 39 सीट बांटना है। 5 दल है और पांचों दल के शीर्ष नेतृत्व या उनके अधिकृत नेता आपस में बैठ के लगातार बात कर रहे हैं कि हम सब साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे, फिर कौन कौन से सीट लड़ेंगे, उस पर कौन कौन से प्रत्याशी बेहतर लड़ाई दे सकते हैं। इन सब मसलों पे लगातार बात चल रही है। मुझे विश्वास है कि अति शीघ्र इस बात का निर्णय ले लिया जाएगा कि कौन से दल कितने सीटों पे लड़ेंगे, फिर कौन कौन सा सीट होगा, फिर प्रत्याशी कौन होगा, और सामूहिक तौर से एक बार प्रेस वार्ता करके इसका ऐलान किया जाएगा। क्या दिल्ली में इसको लेकर के राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है तमाम नेताओं की, या फिर लालू प्रसाद यादव से बैठक का हो रहा है, ऐसा कुछ? कांग्रेस पार्टी की ओर से जो अलायंस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन 5 सदस्य भी उसमें हैं। मुकुल वासनिक जी हैं, जो बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, इस तमाम लोग बिहार से। उसमें मनोज झा जी भी लगातार बात कर रहे हैं, संजय यादव जी बात कर रहे हैं, सीपीआई सीपीएम माले के भी लोग हैं। तो सब बैठ के एक एक सीट पर बहुत गहन बातें कर रहे हैं कि इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी को हम कैसे पछाड़ सकते हैं। क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन उसके साथ साथ सीटों का चयन, प्रत्याशियों का चयन अगर बहुत बारीकी से किया जाए तो हम लोगों को सभी सीट जीतना बड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए पांचों घटक दल के शीर्ष नेतृत्व या अधिकृत नेता लगातार इस बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। जिस दिन बात समाप्त हो जाएगी फिर वो सार्वजनिक किया जाएगा जो कौन कौन से दल कितने कितने सीटों पे लड़ेगा, कौन कौन से प्रत्याशी होगा, कौन कौन सा सीट किसका होगा। एनडीए में सीटों का जो समीकरण है लगभग साध लिया गया है। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनको एक भी सीट नहीं दिया गया। अगर वो नाराज़ होते हैं, उधर से इधर आते हैं, तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, देश में कोई भी लोग इंडिया गठबंधन में या कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, उनका स्वागत है। परंतु इंडिया गठबंधन में प्रत्याशियों की कमी नहीं है। एक पर एक योद्धा
इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ है, लेकिन अंतिम निर्णय नेता लेते हैं जो किस व्यक्ति को हम कहां से चुनाव लड़ाएं। इसके लिए घटक दल के शीर्ष नेतृत्व अधिकृत हैं, परंतु इंडिया गठबंधन के पास व्यापक और मजबूत अपने लोग हैं, गोद लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक और मुद्दा पर बात कर रहे हैं। पप्पू यादव जाप सुप्रीमो लगातार प्रणाम पूर्णिया चला रहे हैं, पूर्णिया में मेहनत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं। कई बार उन्होंने गुहार भी लगाया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, महागठबंधन के तमाम नेताओं से, लेकिन बात सहमति जो है नहीं बन पाई है। क्या कांग्रेस के द्वारा वो आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में? क्या कांग्रेस में अपनी पार्टी का भी लेकर आ रहे हैं? कुछ ऐसा खबरें जो है वो सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? पप्पू यादव जी की धर्मपत्नी रंजीत रंजन जी हमारे दल के नेता हैं और हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन पप्पू यादव जी का धारा और राजनीति अलग चलता है। पप्पू यादव जी को इंडिया गठबंधन में लिया जा रहा है या नहीं, उनका प्रयास पिछले बार भी था, अभी भी है। तो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथ के तमाम नेता बैठ के तय करेंगे कि पप्पू यादव जी को लेना लाभदायक है या हानिकारक है। पप्पू यादव जी को लेने में पप्पू यादव जी अस्थिरता बनाए रखेंगे या अस्थिर रहेंगे। तो कई बिंदुओं पे हमारे नेता बात कर रहे हैं, वो हमारे नेता आरजेडी के भी संपर्क में हैं, कांग्रेस के भी संपर्क में हैं, लेकिन अंतिम निर्णय दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व लेंगे कि पप्पू यादव जी को इस गठबंधन में रखना है या नहीं। देखिए, आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक और जो पार्टी है AIM ओवैसी उनकी पार्टी बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या आपको लगता नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज जो लगातार कहीं ना कहीं बिखराव होता जा रहा है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, लोकसभा चुनाव में आप लोगों को खासा नुकसान पहुंचा सकता है ओवैसी उद्दीन की पार्टी? आप ही कह रहे हैं कि अब उस दिन की पार्टी हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बात तो उनके भी वोटर समझ रहे होंगे। वो हमको नुकसान यानी कि भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। तो ओवैसी मेरे लिए काम नहीं करता, ओवैसी मुसलमानों के लिए काम नहीं करता, ओवैसी अल्पसंख्यक के लिए काम नहीं करता। ओवैसी सिर्फ काम करता है तो आरएसएस और भाजपा के लिए। तो जो भाजपा के लिए काम कर रहा है उसके साथ कौन रहेगा? पिछली बार जनता ने उनको सहयोग बिहार में किया था सीमांचल में, उसका परिणाम देखा कि 4-5 लोग उनके जीत गए, जिसके वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो गई। अन्यथा तेजस्वी यादव तो 2020 में मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ओवैसी का ही नतीजा था कि वोट का जो बंटवारा हुआ, जिसके कारण बिहार में उस समय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ठीक उसके बाद बंगाल में चुनाव हुआ, ओवैसी को 1 वोट नहीं मिला। ओवैसी को देख लीजिए तेलंगाना में क्या हाल कर दिया उन्हीं के लोगों ने। तो ओवैसी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए उसके पैसे पे काम करती है। ओवैसी का उद्देश्य है कि आरएसएस और भाजपा से पैसा लेना, वोट का बंटवारा करना। जो देश की जनता समझ चुकी है, ओवैसी पुनः वापस चले जाएंगे, वो घूमते रह जाएंगे, भाजपा के हेलीकॉप्टर घुमाते रह जाएंगे, भाजपा से पैसा कमाते रह जाएंगे। ये हो सकता है, लेकिन वोट एक एक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोट है वो इंडिया गठबंधन के साथी के पास जाएगा। रह जाएंगे, भाजपा से पैसा कमाते रह जाएंगे। ये हो सकता है, लेकिन वोट एक एक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोट है वो इंडिया गठबंधन के साथी के पास जाएगा, किसी दलाल के पास नहीं जाएगा। राजेश जी, एनडीए गठबंधन में 3 ऐसे नेता हैं जिसकी ज़्यादा चलती नज़र नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि तीनों को एक सीट दे करके संतोष कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि या तो वो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या फिर भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी, वीआईपी मुकेश सहनी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, क्या तीनों को आप अपने पाले में लाने की कोशिश करें? क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद आपके पास देने के लिए बहुत सारा सीट बच जाता है। देखिए, सीट तो ज़रूर बच जाता है, लेकिन हमारे पास भी एक प्रयोज्यता है। हमारा वोट तटस्थ और हमारे साथ हैं। सवाल आ गया उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ गद्दारी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको मंत्री बनाया था, उनको छोड़ के आए थे। मुकेश सहनी जी को भाजपा ने मंत्री बनाया, बाद में उनके पार्टी को ही खा गए, तो उनको भाजपा ने धोखा दिया। एक जीतन राम मांझी जी हैं जो बेचारे लाचार दिख रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जहां जीतन राम मांझी हैं वहीं मुबारक हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी और मुकेश सहनी जी की कोई प्रासंगिकता
देश में, इस राज्य में, इस जनता के पास नहीं है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी 3, 4, 5 सीट मांगते थे पिछले बार, एक सीट पर वो समझौता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से तैयार है। वो भी लगता है कि वो अपने सिंबल पे लड़ेंगे या भाजपा के सिंबल पे लड़ेंगे या जेडीयू के सिंबल पे लड़ेंगे, वो भी उनका तय नहीं है। मुकेश सहनी जी का वही हाल हो रहा है कि यहाँ हम 3 सीट पिछले बार दिए थे, अब वो 1 सीट पर कहीं समझौता कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को औकात में रखा है। तब जबकि हम लोग रखते थे तो सम्मान देते थे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसी खबरें चल रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार आज करने वाले हैं? हाँ, एक लाचार मुख्यमंत्री को देख के बड़ी दया आती है। 9वें बार के मुख्यमंत्री है, फिर कहीं 10वां बार भी वो थे आदमी नाम में न ले लें। 1.5 महीना के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, यानी कि पिछले 6 महीना से काम अवरुद्ध था, चूँकि उनको दल छोड़ना था और मुख्यमंत्री बन गए तो अगले 6 महीना काम इसलिए नहीं होगा कि किसी को पते नहीं है कि उनका मंत्री कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा। तो नीतीश कुमार जी हर 1 साल पर 1 साल के लिए काम बाधित करते हैं, लेकिन इस बार वो लाचार, मजबूर, कमज़ोर दिख रहे हैं कि 1.5 महीना के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जब आकाश से आदेश आया है तब कर रहे हैं। तो उस लाचार मुख्यमंत्री पे हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, लाचार मुख्यमंत्री पर राजेश राठौर जी कुछ नहीं कहेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर के देखिए बिहार की राजनीति अभी उबल रही है। देखना है कब जाकर के ये ठंड होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।